में पढ़ा था क्या? पहला पाठ के अंतर्गत चंद्रग्रहणा से लौटती बेल। अग्रवाल जी के यह जो पाठ है वो बड़ा ही प्रेरक है। अब इसमें कहाँ तक के हम पहुंच चुके हैं तुमको मालूम हो गया होगा। एक उजीली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती जा रही। अच्छा, इसके ऊपर है ना? हाँ ठीक, यही है बेटा। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती मगर ने, और यहाँ से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। इस तरह से इतने अंश को लेते हैं। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, आना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंचाई, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तक आ जाओ। प्रसंग संदर्भ तो जानते हो सब। संदर्भ अर्थात जितना अंश है उसकी पहले वाला शब्द और देश लगा करके अंतिम में अंतिम शब्द, जहां तक के अपन व्याख्या करने जा रहे हैं। ये रहा संकेत। आ जाते हैं संदर्भ पर। संदर्भ पर पाठ का नाम, कवि का नाम पूर्ववत चलेगा बेटा। व्याख्या पर चर्चा करते हैं। देखो, तीसरा कॉलम आता है हमारा प्रसंग। प्रसंग तुम जान रहे हो कि अग्रवाल जी की उड़ान कहाँ है? एक ग्रामीण क्षेत्र में वे खेत के पास जाकर जो वातावरण उन्होंने देखा है उसका बहुत सुंदर चित्रांकन किए हैं। आइएगा व्याख्या। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर उड़ती है टहनियों, और यहाँ से भूमि ऊंची है जहाँ से। ये मछली पकड़ करके अब तालाब में अर्थात पोखर में रहने की कोई जरूरत ही नहीं है, तत्काल वहां से पलायन कर जाती है, उड़ जाती है। मछली को अपने इस सुंदर चोंच में दबाई है और पलायन करने लगी। दूर उड़ती, और यहां से भूमि ऊंची है जहां से, अर्थात इन जीवों में, जैसे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उसमें पक्षी भी एक जीव है। तुम विज्ञान में जानते हो कि विज्ञान की ऐसे 4 भाग किए गए हैं: वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, और जैसे बॉटनी जूलॉजी ऐसा कहते हैं 2 ही भाग समझ जाओ। तो ये 2 भाग हैं, 4 भाग नहीं, 2 ही भाग हैं इस विज्ञान के।
तो ये रहा जंतु विज्ञान के अंतर्गत। तो जीव जंतुओं का जो में पक्षी जो है ये उड़ी, भूमि ऊंची है जहां से, ये अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इन पर जो पर हैं, पर का मतलब होता है पंख, और इन परों से वे अपने उदर पोषण के लिए भोजन की तलाश में यत्र तत्र निकल जाती है। ऊंचे से ऊंचे स्थान पर उड़ सकती है। इस तरह से स्वच्छंदता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक ये पक्षी जो है उड़ रही है। रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। विभिन्न स्थानों से गुजरती हुई ये जा रही, क्या? रेल की पटरी गई है। धरा पर जो रेल की पटरी अर्थात जिस पर गाड़ी चलती है, जानते हो इसमें जो रेल आती जाती है उसके संकेतक को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में जान गए तुम लोग, सिग्नल कह देते हैं, है ना? परंतु हमारी मातृभाषा में उसका नाम बड़ी लंबे चौड़े, गाड़ी अमन गमन सूचक लौह पथगामिका, ये इसका नाम है सिग्नल। तो इस प्रकार से बेटा इन पटरियों इत्यादि का अवलोकन कर रहे कवि और कहते हैं कि ऐसे स्थानों को पार करती हुई वह आगे चली जा रही, ट्रेन का टाइम नहीं है। कवि हर तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। कहीं पर ट्रेन का मतलब क्या होता है जानते हो? ये आंग्ल भाषा के शब्द है, हमारी मातृभाषा का शब्द नहीं है। हमारी मातृभाषा में ट्रेन को कहते हैं गाड़ी, रेलगाड़ी। तो इस तरह से बड़े सभी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी जो रचना है उसको रुचिकर बनाया कवि ने। आइएगा, मैं यहां स्वच्छंद हूं, जाना नहीं है, इस प्रकार से कवि कहते हैं कि पक्षी का क्या ये है, मैं यहां स्वच्छंद हूं, जाना नहीं। कहने का मतलब आकाश गगन में इस प्रकार से स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करती है। चित्रकूट की अनपढ़ चौड़ी, कम ऊंची नीची, ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। क्या? चित्रकूट की अनपढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां। ध्यान केंद्रित हो जाता है कवि का एकाएक। ये क्षेत्र है चित्रकूट, ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। तो चित्रकूट में जो पहाड़ियां हैं उसका चित्रांकन करते हुए कवि जी कहते हैं दूर दिशाओं तक फैली है। ये पहाड़ी की जो एरिया है या जिसकी सीमा है वो बहुत लंबी है, दूर दिशाओं तक फैली है ना? जानते हो दिशाएं कितनी है बेटा? मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। ऐसे
दिशाओं की संख्या 10 है और तुम लोग सिर्फ 4 ही दिशा जानते होगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और ये 6 दिशा कौन से हैं? तो इसको कहते हैं बेटा नैऋत्य और इसको कहते हैं ईशान। ये है वायव्य और ये है आग्नेय। इस तरह से कितनी दिशाएं हो गई? 8, 2 आकाश और 10वां है पाताल। इस तरह से 10 दिशाओं का नाम है, याद रखना। इस तरह से इस पहाड़ी का जो विस्तार है वो दूर बहुत दूरी तक के सीमा है इसकी। कहीं कहीं पर बांझ भूमि का मतलब होता है जहां पर कृषि कार्य नहीं होता, जहां पर किसी तरह का उत्पादन नहीं होता, उसको कहते हैं बांझ भूमि या मरुभूमि कहते हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, ऐसे स्थान पर एक रीवा का पेड़ होता है, रीवा बंगुर कहते लोगन में। तो ये कैसन होते तो मैं जानता, हमरो गाँव में आवे। हाँ, माने बने छाए गला रहते हो में और कांटा होते। हाँ, कटीला होता है बेटा रिया, याद रखना। तो कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो ये रीवा के पेड़ को चित्रांकन कर रहे हैं, कोई कहते हैं कांटेदार कुरूप खड़े हैं। उसका कोई विशेष जो है शक्ल नहीं होता, अजीब सा दिखाई देता है, इसलिए कवि ने कह दिया कुरूप खड़े हैं। कोई विशेष इसकी खूबसूरती या सुंदरता दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, ऐसा कवि जी का उड़ान है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, आगे चलते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे टे टे, सुन पड़ता है वनस्पति का हृदय चीरता, उठता गिरता स्वर रस का स्वर, टिहरियां टिहले मन होता है उड़ जाऊं मैं इस फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है हर खेत में, सखी प्रेम कहानी सुन लूं चुपे चुपे। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर अग्रवाल जी कहते हैं कि मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टेंटे सुन पड़ता है। आगे उनका ध्यान ये पक्षी के दूसरी पक्षी की तरफ जाता है, जिसका आवाज बता रहा है, टेटे करता सुनाई देता है। वन स्थली का हृदय चीरता उड़ता गिरता सारस का स्वर। और कहीं पर सारस एक ऐसी पक्षी है, जैसे तोता उसकी क्या कहते हैं पालतू होता है, पालते हैं लोग, उसी तरह से सारस भी एक ऐसी चिड़िया है जिसको ना मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। कवि जी का उड़ान है। मेरी इच्छा भी ऐसी होती है जैसे ये पक्षी जो है स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करता है आकाश में, इसी तरह से मैं भी इन लोगों के साथ उड़ चलूं। जहां जुगुल जोड़ी रहती है हर खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो जुगुल जोड़ी अर्थात पति पत्नी, इस तरह से जैसे ये दोनों पक्षी उड़ती हैं
उसी तरह से मैं भी अपना जीवन इन्हीं की तरह जीऊं। ये करियर का उड़ान है। ये पाठ पूर्ण हुआ बेटा। अब इस पर से आधारित जो प्रश्न है उसको तुमको कल बता दूंगा। अच्छे से तैयारी करके आना।